धागा उत्सव में आप सबका स्वागत है। जैसा कि धागा विमर्श का मंच का स्थापना उत्सव दिनांक 20 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ है, हम सब मंच द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ ले रहे हैं और समृद्ध हो रहे हैं। समय, समाज और संस्कृति इस आयोजन का, इस उत्सव का मूल विषय है और ये एक व्यापक विषय है जो साहित्य है वो इस विषय से बंधा रहा है। आज के इस द्वितीय दिवस के दूसरे सत्र में हम देश के जाने माने कवि शरद कोकाजी से रूबरू होने जा रहे हैं। शरद जी लंबी कविताओं के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। साथ ही आप कहानियां भी लिखते हैं और समीक्षाएं भी करते हैं और उन कहानियों के विषय बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। छत्तीसगढ़ के साहित्य पर भी आपने बहुत कार्य किया है और इसके साथ साथ मनोविज्ञान आपका प्रिय विषय रहा है। मनोविज्ञान और पुरातत्ववेत्ता के विषय पर आपने बहुत लिखा है। आपकी पुरातत्ववेत्ता की डायरी धागा विमर्श का मंच का आकर्षण रही और अभी भी आपकी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता हमारे धागा विमर्श का मंच पर साथी पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान से प्रभावित होकर आप मस्तिष्क की सत्ता पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा देह आपकी एक लंबी कविता जिसका हाल ही में इलाहाबाद में 70 मिनट तक के मंचन भी हुआ है। आप बैंक में कार्यरत थे। आपने लेखन कार्य के लिए बैंक से वीआरएस लिया और उसके पश्चात आप पूर्णतः लेखन को समर्पित हो गए। तो चलिए आइए आज स्वागत करते हैं आदरणीय शरद कोकाश जी का। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। नमस्ते रूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धागा विमर्श का मंच का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर, आपकी आज्ञा हो तो हम बातचीत शुरू की जाए। जी सर, जी सर, जी सर। सर, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में ना जा करके मैं प्रारंभ करती हूँ आपकी शिक्षा और आपकी उच्च शिक्षा से। आपने शिक्षा कैसे प्राप्त की, कहाँ से प्राप्त की, कृपया विस्तार से बताएं। मैं जब अपने बारे में कहता हूँ तो कवि का व्यक्तित्व कैसे बनता है ये मैं बताना चाह रहा था। मेरे भीतर जो कल्चर है या जो मेरा व्यक्तित्व बना है वो लगभग 5 प्रांतों को लेकर बना है। जी। बचपन तो मेरा महाराष्ट्र में बीता, लेकिन जन्म मेरा मध्य प्रदेश में हुआ। मेरे जो दादा थे वो उत्तर प्रदेश के थे और नाना जो थे वे बिहार के थे। फिर वे मध्य प्रदेश में पिताजी आ गए और वहां से वे महाराष्ट्र में आ गए, भंडारा में, और मैं वहां से फिर छत्तीसगढ़ में आया। तो यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये सब कुछ 5, जी हाँ, मेरे 5 भीतर रचा बसा है। प्रदेशों जन्म की। बैतूल मध्य बिल्कुल प्रदेश में हुआ और बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, ये मैंने 5 बताना प्रदेशों इसलिए की समझा कि संस्कृतियां आप जरूरी समझा में कि समाहित हैं। जी जी। साहित्य में ये सारी चीजें किस तरह से आती हैं वो भी मैं बताना चाहूंगा कि कविता में समाज कैसे आता है, संस्कृति कैसे आती है। ये हमारा जो धागा विमर्श का मंच का विषय है वो सब इसी के अंतर्गत आता है। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा महाराष्ट्र में हुई, यानी कि मैट्रिक तक मैंने महाराष्ट्र में शिक्षा प्राप्त की। उसमें हम लोग हिंदी, मराठी और अंग्रेजी ये 3 विषय पढ़ते थे। तो जैसे कि मध्य प्रदेश और अन्य जगहों पर संस्कृत होता है एक विषय, वैसे हम लोगों को मराठी था। तो एक तरह से जो महाराष्ट्र का जो कल्चर है वो भी मेरे भीतर आया वहां पर। ये प्रारंभिक शिक्षा मेरी महाराष्ट्र में हुई, मराठी बोलना मुझे आ गया और उस वजह से मैं मराठी साहित्य से भी जुड़ा। फिर मराठी साहित्य के अलावा जो महाराष्ट्र में दलित आंदोलन आपने सुना होगा, उससे भी मैं वहां पर जुड़ा। काफी जुड़ाव रहा मेरा उनसे, और वो धीरे धीरे वो सारी चीजें मुझे में आती गई। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए फिर मैं महाराष्ट्र से बाहर निकला और
भोपाल में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वहां पर मैंने एडमिशन लिया। अब उस समय बड़ी स्थितियां ऐसी थी कि महाराष्ट्र का कोई बच्चा है वो कैसे मध्य प्रदेश में पढ़ने चला गया, वो भी भोपाल जैसी जगह में। तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि वहां पे उस समय 75 रुपए की छात्रवृत्ति मिला करती थी, और अच्छा। अखबार में पिताजी ने वो एडवर्टाइजमेंट देखा कि भाई 75 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। 75 रुपए उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, तो जी, इसका कम से कम स्वाभाविक खाने है। वाने का खर्चा आएगा। तो फिर मैं रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पढ़ने चला गया, और एक तरह से भोपाल मेरे लिए एक प्रस्थान बिंदु रहा साहित्य का। अ, वो प्रस्थान बिंदु रहा। वहां पर पहुंचने के बाद फिर मैंने मेरी साहित्यिक गतिविधियां वहां शुरू हुई रीजनल कॉलेज में। जी। और खैर उसके बाद की तो यात्रा जो है वो आगे, ग्रेजुएशन के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उज्जैन गया। उज्जैन में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, इस विषय में मैंने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसमें डॉक्टर वाकणकर मेरे गुरुदेव रहे। जी। जो भीमबेटका की गुफाओं की जिन्होंने खोज की थी, वे मेरे गुरु रहे। ये इस तरह से मेरी शिक्षा होती गई। जी। ये एक एकेडमिक शिक्षा के बारे में। जी हाँ, तो एक व्यापक परिवेश मिला आपको, लगभग 5 प्रदेशों से आप होकर के, और आपने अपनी कर्मस्थली छत्तीसगढ़ को बनाया। ये हमारे लिए भी जी सौभाग्य की बात है। लेखन आपका पहला प्रेम रहा। हमने सुना है कि इस लेखन कार्य के लिए आपने नौकरी तक से वीआरएस ले लिया था, और पूरी तरह से लेखन में समर्पित हो गए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस प्रेम का इजहार या अभिव्यक्ति किस रूप में आपने पहली बार की? कहानी लिखी या कविता लिखी? दरअसल जो लेखन का बैकग्राउंड होता है उसके पीछे कई चीजें होती हैं। कई बार परिवार का साहित्यिक वातावरण होता है, या फिर आपको कोई जीवन में ऐसा कोई शिक्षक मिल जाता है। जी। जब बचपन से हम लोग बड़े होते हैं तो कोई ना कोई हमारा एक रोल मॉडल होता है, हर बच्चे का होता है। और वो उसको देखकर ही प्रवृत्त होता है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो मेरे रोल मॉडल मेरे पिता थे। मेरे पिता हिंदी साहित्य में एमए, हिंदी साहित्य रत्न, इतिहास में एमए और बीए, बीएड, एमएड, इतनी डिग्रियां उनके पास थी। जी। और बीएड कॉलेज में प्रोफेसर थे वे। तो हमारे घर में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये सब पत्रिकाएं आया करती थी। और पिताजी लिखते कुछ नहीं थे। वे पिताजी हमारे भवानी प्रसाद मिश्र, जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, जी। उनके शिष्य रहे हैं। तो वे मुझे कुछ कुछ उनके बारे में बताते थे कुछ। तो वहां से मेरी एक रुचि शुरू हुई पढ़ने लिखने की। और जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो वो भंडारा, महाराष्ट्र, जहाँ मैं पढ़ा हूँ, वहां पर उसके पास में एक नागपुर है। नागपुर आपने जानती होंगी। तो जी। नागपुर से अखबार निकलते थे। नवभारत नाम का अखबार एक निकलता था। तो उसमें मैंने सबसे पहले बच्चों के कॉलम में एक रचना भेजी, जी। और उसका शीर्षक था सुनो सबकी करो मन की। वाह। मतलब मैं कहूँ तो एक तरह से वो प्रारंभिक रचना, सबसे पहली रचना मेरी वही है। और मुझे और लगता उसके है बाद आप फिर सुनते सबकी हैं और करते मन की हैं। वो आपकी पहली रचना आज तक हमें आपके कार्यों में, साहित्य में दिखाई दे रही है। वो सबको करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि मन पर तो फिर मैंने पूरी अब किताब ही लिख दी है। जी। तो बिल्कुल। अ, सुनो मन की, ये एक बच्चों की फुलवारी में ये रचना आई। और उसके बाद फिर फिर कई साल तक कुछ लिखा नहीं मैंने। वो तो बचपन था एक उस तरह से। स्कूल में प्रतियोगिताओं में भाग लेना, भाषण प्रतियोगिता और ये सब कुछ चला करता था। तो उसके बाद फिर कॉलेज में जाने पर जो कॉलेज की मैगजीन थी, एक जी। प्रज्ञा पत्रिका, मैं जब फर्स्ट ईयर में गया तो प्रज्ञा नाम की एक पत्रिका निकलती थी। और उस पत्रिका में मेरी एक कहानी आई। 2 पन्नों की कहानी थी जिसका शीर्षक था अनमोल
घड़ी है, ऐसा कुछ उसका नाम था वो। तो जी। वो एक जातक कथा से मैंने ली थी, जातक जो बुद्ध की कथा है। तो जातक कथा को पढ़कर उस पर मैंने कहानी लिखी कि वो एक बुद्ध का शिष्य होता है, वो एक फूल लेकर निकलता है धूप में और उसको 2 दिन लग जाते हैं पहुँचने में। और वो जब जी। वो फूल लेकर बुद्ध के सामने पहुँचता है तो वो फूल मुरझा जाता है। लेकिन उसकी लगन और उसकी मेहनत देखकर बुद्ध की आँखों से आँसू की 2 बूंदें गिरती हैं। तो वो फूल जो मुरझाया हुआ रहता है वो खिल जाता है। ये हम्म। इस तरह की कहानी थी वो। बिल्कुल। बहुत तो ये खूबसूरत। कहानी लिखी थी मैंने, और उसके बाद फिर कॉलेज में मैंने कविताएँ लिखनी शुरू की। जी। मतलब आप ये कह सकती हैं कि प्रारंभिक 2 कहानियाँ और उसके बाद फिर कविताओं का मन बन गया। जी। तो कॉलेज लाइफ में मैंने कई कविताएँ लिखी। ये मेरी जी। प्रारंभिक रचनाएँ थी। जी। गद्य से प्रारंभ करके आपने कविताओं में फिर प्रवेश किया। जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में एक साहित्यिक माहौल था, काफ़ी पत्रिकाएँ आती थी हिंदी साहित्य की और पिताजी भी साहित्य में रुचि रखते थे। हम अक्सर देखते हैं कि लेखक धीरे-धीरे किसी विचारधारा या किसी संगठन से प्रभावित होते चले जाते हैं और फिर उनका लेखन भी उसी तरह प्रभावित होता है और उनके लेखन में ऐसे संगठनों और विचारधाराओं की भूमिका निश्चित होती है। आपने ऐसा कभी अपने लेखन में पाया? तो उसके बारे से बताएँ? हाँ, ये इसके पीछे कारण होता है। सबसे पहली बात तो ये, मैं इस बात को कभी मानता नहीं कि अ कोई भी हम कविता या कहानी लिखते हैं तो वो विचार शून्य होती है। क्योंकि विचार करना ये हमारे मस्तिष्क का स्वभाव होता है। हम विचार किसे कहते हैं? हम कुछ कहते हैं या कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, वो सब कुछ विचार में ही आते हैं। विचार एक ऐसा संप्रत्यय है जिसकी बहुत बड़ी परिभाषा है। तो जी। ये हम जो अपने आप से बातें करते हैं, दूसरों से बातें करते हैं, हम कुछ लिखते हैं, वो सब कुछ विचार के अंतर्गत आता है। लेकिन जब वो विचार कुछ इस तरह के होने लगते हैं कि हम ये कह सकते हैं उसको कि प्रगतिशील विचार, जी। आध्यात्मिक विचार, या किसी एक प्रेम के को लेकर कुछ विचार, ऐसे कुछ विषय केंद्रित जब विचार हो जाते हैं, तब तब वो विचारधारा में परिवर्तित होते हैं। मतलब जैसे जी। हम कहते हैं कि मेरी किसी की विचारधारा आध्यात्मिक है, इसका मतलब ये है कि वो अध्यात्म के बारे में बातें करता है, उसके बारे में सोचता है। किसी की विचारधारा प्रगतिशील है, इसका अर्थ होता है उसके भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो चीज़ों को वैज्ञानिक चेतना के साथ देखता है। तो ये चीज़ मुझे इसके अलावा एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, राजनीतिक विचारधारा भी होती है। आप जी। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो आपकी राजनीतिक विचारधारा होगी, सामाजिक विचारधारा होगी। आप सत्ता को लेकर कैसे सोचते हैं, अर्थतंत्र को लेकर कैसे सोचते हैं, वो आपकी एक आर्थिक विचारधारा होती है। तो इस तरह से आपकी विचारधाराएँ बनती हैं। और जी। एक साहित्यकार या लेखक जो होता है, उसकी विचारधारा धीरे-धीरे इस तरह से उसके लेखन में भी आती है। तो मैं आपको जैसे कि बता रहा था कि मैं जब भोपाल पढ़ने गया, तो भोपाल में मेरा जो परिचय हुआ, वो वहाँ पे रीजनल कॉलेज में हिंदी के प्रसिद्ध कवि भगवत रावत जी थे। हिंदी के प्रोफ़ेसर थे वो। तो जी। हाँ, 2-3 प्रोफ़ेसर थे, तो मुझे डॉक्टर रमेश कुमार वाजपेयी, भगवत रावत, इन लोगों ने पढ़ाया। तो भगवत रावत जी उस समय प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे, और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े होने के कारण उनकी विचारधारा थी, वामपंथी विचारधारा थी, और कई अलग तरह से सोचते थे। तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, फिर धीरे-धीरे मैं कुछ और लोगों से जुड़ा, और उसके बाद फिर जब मैं उज्जैन गया पढ़ने के लिए, तो उज्जैन में मेरा विविध लोगों से परिचय हुआ। जैसे हमारे गुरुदेव थे डॉक्टर वी. श्री वाकणकर। जी। तो डॉक्टर वी. श्री वाकणकर उस समय आरएसएस के बड़े प्रमुख थे। हिंदुत्व को लेकर उनकी जो विचारधारा रही, वे हमें बताते भी थे। हम उनके साथ 1 महीना कैंप में रहे। मैंने उनके जी। साथ 1 महीना जो कैंप में हमने बिताया, उसी पर वो एक पुरातत्ववेत्ता की डायरी लिखी है। तो
उनसे मैं बहुत सारी बातें पूछा करता था, धर्म ग्रंथों के जी बारे में, वेदों के बारे में, पुराण के बारे में, और वे मुझे पढ़ने के लिए देते थे। तो एक तरह से जो भारतीय संस्कृति का परिचय जी उनके माध्यम से हुआ। बहुत सारी बातें वे बताया करते थे, लेकिन वे एक पुरातत्ववेत्ता थे और वे हर जगह सत्य की परख करते थे। वे कहते थे कि झूठ कहीं नहीं है, जो कुछ है आपको सत्य की खोज करनी। बिल्कुल। ताकि अध्यात्म में बहुत सारी बातें उसमें भी की जाती थी कि सत्य क्या होता है, अंतिम सत्य क्या होता है, वगैरह वगैरह। जी लेकिन मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा कोई अंतिम सत्य वगैरह नहीं होता है, तो वो सब अध्यात्म की बातें हैं। एक पुरातत्ववेत्ता को जमीन की सच्चाई से जुड़ना पड़ता है और वास्तविकता से उसको जूझना पड़ता है। जी फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने मुझे पढ़ना भी था बहुत सारी चीजें। मैंने उनसे पूछा कि मुझे मार्क्सवाद पढ़ना है, तो उन्होंने कहा मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ, उसके लिए तुमको भगवत शरण उपाध्याय जी के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय उस समय विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में विक्रम यूनिवर्सिटी में आए। तो मैं उनसे गया, उनसे मिला। तो उन्होंने मुझे कुछ बुक्स पढ़ने के लिए दी। ऐसी छोटी छोटी किताबें थी, कुछ सजेस्ट किया। फिर उनकी जो किताबें थी इतिहास पर, बहुत प्रसिद्ध किताब थी खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर, और बुर्जियों के पीछे, ऐसे कुछ किताबें उन्होंने मुझे दी छोटी छोटी, वो मैंने पढ़ी। जी तो मेरी विचारधारा प्रोग्रेसिव थी। उसके बाद फिर जी जब मैं दुर्ग में नौकरी करने आया, तो यहाँ आने के बाद 80 में मैं यहाँ पर आया दुर्ग में। और ये मेरे लिए छत्तीसगढ़ बिल्कुल नई जगह थी। इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ से मेरा कोई परिचय नहीं था। यद्यपि भिलाई में मेरे चाचा जी रहते थे, तो मैं बचपन में एक आध बार उनके यहाँ आया था। जी लेकिन जब यहाँ इंटरव्यू दिया मैंने स्टेट बैंक और मेरा सिलेक्शन हो गया और दुर्ग में मेरी पोस्टिंग हो गई, तो फिर मैं यहाँ पर आया। और किसी को कुछ नहीं पता था कि मैं कविता वगैरह लिखता हूँ। लिखी थी मैंने कॉलेज में कुछ कविताएं, बहुत अ, गंभीर कविताएं थी वे भी। अ, जी लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि दुर्ग में आने के बाद छत्तीसगढ़ के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं मुकुंद कौशल जी। जी हाँ। मुकुंद कौशल जी का आपने नाम गजलकार। सुना होगा। जी तो हाँ, हाँ, गजलकार। वो उनकी एक कैसेट की दुकान थी, जी म्यूजिको। तो मुझे मैंने उसमें बनाया, तो मैं उनके यहाँ गया कैसेट लेने के लिए। तो कैसेट लेने के लिए जब उनके यहाँ गया, तो ऐसी बातचीत में फिर उन्होंने बताया कि वो कविता वगैरह लिखते हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ अपनी चीजें सुनाई। फिर धीरे से मैंने भी उनसे कहा कि मैं भी कुछ लिखता हूँ। तो उनको वो जो कॉलेज वाली जो रचनाएं थी एक दो सुनाई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत प्रोग्रेसिव रचना है, ये तो बड़ा जी तुम्हारे भीतर विद्रोही तत्व है। तो मैंने कहा जी जी। फिर खैरागढ़ से डॉक्टर महावीर अग्रवाल यहाँ पर आए। महावीर अग्रवाल जी को सारे देश के लोग जानते हैं। सापेक्ष जी। नाम की बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है, उसके वे संपादक हैं। और पिछले मतलब वो सन 80-81 से वे पत्रिका निकाल रहे हैं, हम्म, सापेक्ष पत्रिका उनकी। तो विगत 40 वर्षों से, और बड़े मशहूर उसके विशेषांक निकले हैं, बाबा नागार्जुन पर, विनोद कुमार शुक्ल पर, कई कई लोगों पर। तो महावीर अग्रवाल जी और मुकुंद कौशल जी, इन दोनों ने मिलकर फिर एक प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की यहाँ दुर्ग में। और जी उसमें काफी सदस्य लोग फिर जुड़े, फिर धीरे 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 तो फिर मैं भी उसमें जुड़ गया। मैं और अपने देश के बड़े प्रसिद्ध कथाकार हैं मनोज रुपड़ा। जी मनोज रुपड़ा, मैं, हम लोग सब जुड़े उसमें। और फिर जब उनके बाद वाली पीढ़ी में फिर हम लोग अध्यक्ष सचिव बना दिए गए। और जी फिर भिलाई के लोगों से मेरा परिचय हुआ। तो भिलाई में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर लिखने पढ़ने वाले, प्रगतिशील लेखक संघ के रवि श्रीवास्तव, लोग बाबू, अशोक सिंगई, परमेश्वर वैष्णव, विमलेंदु सिंह और केशव पांडे, जिन्होंने जनवादी लेखक संघ की स्थापना की थी वे। और फिर युवा पीढ़ी में मेरे हम उम्र नासिर अहमद सिकंदर और धीरे धीरे कमलेश्वर साहू। फिर उसके बाद यहाँ पर एक हिंदी के आलोचक आए, सियाराम शर्मा जी, और प्रोफेसर जयप्रकाश आए। ऐसे धीरे 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 यहाँ पर लोग मिलते गए, और सब लगभग हम सारे के सारे लोग प्रोग्रेसिव मूवमेंट से जुड़े हुए थे, विचारधारा से जुड़े हुए थे। फिर रायपुर में ललित सुरजन जी, वे जी
और डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव थे खैरागढ़ में, जीवन यदु, गुरुलाल चंदेल, ऐसे जी छत्तीसगढ़ के इन तमाम लोगों से मेरा परिचय हुआ। प्रभाकर चौबे जी रायपुर के बड़े दिवंगत हैं, जो बड़े प्रसिद्ध रहे। ललित जी भी अभी पिछले महीने उनका निधन हो गया। तो ऐसे सारे लोग मिले, फिर इन सारे लोगों के साथ परिचय हुआ, तो फिर परिचय का दायरा बढ़ा और मेरी विचारधारा उस तरह से प्रगतिशील विचारधारा बनी। और फिर जी उसके बाद भोपाल में कविता रचना शिविर मैंने अटेंड किया, तो वहाँ पर डॉक्टर कमला प्रसाद, भगवत रावत, राजेश जोशी, धनंजय वर्मा, डॉक्टर मलय, दूसरा सप्तक के कवि हरि नारायण व्यास, और राजेंद्र शर्मा, नरेंद्र जैन, हम लोग ऐसे 10 दिन तक साथ में रहे, काफी विचार विमर्श हुआ और एक तरह से वो कविता की पाठशाला थी जहाँ पर हम लोग आए। उसके बाद फिर मेरा विधिवत लेखन प्रारंभ हुआ। ये सन 84 की जी बात है, 84 की बात की जी बात जी। है जी। जैसे अभी अगला सवाल पूछिए। हाँ जी बिल्कुल उल्लेख हुआ है आपकी कविता, लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का 60 पन्नों की कविता पहल की पुस्तिका में प्रकाशित हुई थी और जिसने हाँ। आपको प्रसिद्धि दिलाई। आज के विषय के संदर्भ में मैं पूछना चाहूंगी समय, समाज और संस्कृति, चूंकि हम हम्म उससे पढ़ रहे हैं और हम कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जुड़े हुए अपने आप को महसूस करते हैं जब आपकी ये कविता पढ़ते हैं। तो ये हम्म पुरातत्ववेत्ता एक आपका मन भाव मन भाई मतलब आपको पसंदीदा आपका ये जी विषय हाँ। भी रहा है। किस तरह से आप इसकी रचना प्रक्रिया हुई ये इसको इसके बारे में कुछ हमें बताइए। जी सर। आवाज आ रही है? हाँ, ये हाँ जी कुछ बिल्कुल। कनेक्शन गड़बड़ हो गया था। जी जी तो जी स्वागत। अ, पुरातत्ववेत्ता को समय, समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हम जी इस तरह से देखते हैं कि यह एक बहुत लंबा आख्यान है, समय, समाज और संस्कृति का। ये पूरी कविता जो है, जो 60 पन्नों की पुस्तिका, पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई है, इस आख्यान के अंतर्गत हम देखते हैं कि मनुष्य का जब से इस धरती पर आगमन हुआ, उसके पहले की लंबी कहानी है कि ये ब्रह्मांड यहाँ पर उपस्थित था। उस जी ब्रह्मांड में फिर धीरे-धीरे परिघटनाएँ घटित होती गईं। एक महाविस्फोट हुआ, तो उसमें सौरमंडल बना, उस सौरमंडल में सूर्य, पृथ्वी और बहुत सारे ग्रह बने। फिर उन सारे ग्रहों के उपग्रह बनते गए और धीरे-धीरे फिर पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर जीवन की स्थितियाँ थीं, तो यहाँ पर जीवन का उद्भव हुआ। एक कोशिका के रूप में पहले यहाँ पर जीवन आया, फिर एक कोशिका से कई कोशिकाएँ बनी और बहुकोशिकीय जीवों का जन्म हुआ। फिर उन बहुकोशिकीय जीवों से उनके प्रोटोटाइप बने। प्रोटोटाइप का अर्थ ये है कि कोई भी वस्तु बनने के पहले उसका जो आद्य रूप होता है। तो आज हम जितने भी जीव-जंतु देखते हैं, चाहे वे छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े क्यों ना हों, वहाँ से हम्म, लेकर मनुष्य तक, हम सारे के सारे प्रोटोटाइप रहे हैं। जी यानी आज जो हमारा रूप दिखाई दे रहा है वो हम नहीं थे। हम इसके पहले कुछ और रूप था। जैसे मनुष्य का ही ले लेते हैं। मनुष्य का ये जो आज 2 हाथ, 2 पाँव, 2 और ये आँखें और ये सब जो दिखाई दे रहा है, तो इस रूप से कुछ अलग रूप था। ये लेकिन उस वक़्त लोगों को पता नहीं था। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो जी हर समय का एक समाज होता है और एक संस्कृति होती है। आदिम मनुष्य का जो समय था, उसका एक अपना समाज था और उसकी एक अपनी अलग संस्कृति थी। ऐसे करते-करते हर काल में यह संस्कृति बढ़ती गई। समाज के बारे में एक बहुत अच्छी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हम जो मनुष्य हैं, वैज्ञानिक भाषा में हम होमो सेपियंस कहलाते हैं।
और होमोसेपियंस कभी भी अकेले नहीं रह सकते। होमोसेपियंस को रहने के लिए एक समाज चाहिए। वे ना अकेले जी सकते हैं, ना अकेले जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो हम आदिम मनुष्य के समाज, जो मैंने पुरातत्ववेत्ता की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं कविता की, उसमें शुरुआत हुई है पहले मनुष्य से। जी पूस की रात में दक्षिण अफ्रीका से आती हैं ठंडी हवाएं, जिसमें शामिल होती है किसी मनुष्य की देहगंध, जो अपने ही शरीर से उठती हुई मालूम होती है। अर्थात ये जो देहगंध है हमारी, ये वही है जो उस पहले मनुष्य की थी। लेकिन उस मनुष्य का जो समाज था, उसका जो एटमॉस्फेयर था, उसका जो वातावरण था, वो अलग था। वो जब शिकार करने जाता था तब भी अकेले नहीं जाता था, वो समूह में जी जाता था। जी और मैमथ या हाथी जैसे बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेता था। उसकी संस्कृति में भाषा भी नहीं थी, बिना भाषा के तो संस्कृति हो नहीं सकती। तो वो उसको व्यक्त करने के लिए फिर धीरे धीरे उसके पास संकेत आए सबसे पहले, फिर संकेतों से उसने यात्रा शुरू की, भाषा की, और वो संकेत आज भी चल रहे हैं। अगर हमको पानी पीना है तो हम ये ऐसा जिक्र करते हैं कि अगर हमने ऐसा अंगूठा यहाँ लाए या चुल्लू ऐसा लेकर आए तो समझ लीजिए कि हमको पानी पीना है। लेकिन उस वक्त ना वस्तुएं थी, ना भाषा थी, तो उसको बड़ी कठिनाई जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वस्तुएं आने शुरू हुई, तो वो पानी पीने की चुल्लू की जगह ये ग्लास आ गया। जी अब इस ग्लास की कहानी बिल्कुल का जो इसका जो आदिम रूप है, आज हम इस स्टील के ग्लास से बहुत अच्छे से पानी पी रहे हैं, लेकिन इसका जो आदिम रूप है, वो आदिम रूप ये है। जी इस तरह से मनुष्य ने बिल्कुल पानी, लेकिन इसके भी पहले इसका जो आदिम रूप था चुल्लू का, वो था उसका मुंह। आज भी पशु जब पानी का एक डबका या कोई ऐसा गड्ढा रहता है, उसमें मुंह डाल के पानी पी लेता है। जी मनुष्य भी जी उसी तरह से पानी पीता था, इसलिए कि उसको हाथों का उपयोग नहीं करना आता था, उसको उंगलियों का उपयोग नहीं करना आता था, जी उसको दो पैरों पर चलना नहीं आता था, वो दोनों हाथ और दोनों पैर से चलता था। तो यह जो क्रमिक विकास हुआ, इस क्रमिक विकास में सबसे पहले तो उसने दो पैरों पर खड़ा होना सीखा, फिर उसके बाद उसने अपने हाथों का उपयोग करना सीखा, हाथों का उपयोग करने के बाद फिर उसने अपने लिए औजार या टूल्स बनाने सीखे, अपने काम की वस्तुएं बनाने सीखी। और ये धीरे धीरे जो ये उसकी पूरी सांस्कृतिक यात्रा है, ये आगे बढ़ती गई। उसके बाद फिर भाषा आई। जैसे किसी चीज को काटना है तो ये ऐसा करता था वो, आज भी हम कहते हैं कि काटना है ऐसा करो। लेकिन फिर उसके पास जब भाषाई शब्द आए तो उसने कहा काटना है, काटो। ये धीरे 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 कई लाख वर्ष लगे इनमें, और ये सब चीजें आई धीरे धीरे, और रूप भी मनुष्य का बदलता गया। और आज जो हमारा रूप है, ये सिर्फ 40,000 साल पुराना है। 40,000 साल पहले का जो मनुष्य है वो हम हैं। उसके पहले का मनुष्य का एक अलग रूप है। अभी जो मैं पुस्तक लिख रहा हूँ मस्तिष्क की सत्ता, उसमें ये सब उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ इसके बारे में विस्तार से है। तो जब पुरातत्ववेत्ता खुदाई करते हैं, तो खुदाई करने के लिए वे एक एक सतह में उतरते हैं। आपने डब्बा देखा होगा, एक इतना बड़ा डब्बा ले लीजिए प्लास्टिक का। अब इसमें आप सबसे पहले नीचे चने की दाल डाल दीजिए, उसके ऊपर गेहूं डाल दीजिए, उसके ऊपर चावल डाल दीजिए, उसके ऊपर फिर ज्वार डाल दीजिए, उसके ऊपर मक्का डाल दीजिए, और ऐसे करते करते एक एक स्तर बन जाएगा। लेकिन जब आप निकालना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर होगा मक्का, वो निकलेगा, और उसके बाद गेहूं निकलेगा, चावल निकलेगा, और लास्ट में फिर आप चने की दाल तक पहुंचेंगे। पुरातत्ववेत्ता की जो खुदाई होती है, जो पुरातत्व की उत्खनन जो करता है पुरातत्ववेत्ता, वो इसी तरह से करता है।
यानी सबसे पहले जो घटित हुआ वो सबसे नीचे रहेगा, और सबसे जो बाद में घटित होता है वो सबसे ऊपर रहता है। तो उस आदिम मनुष्य के साथ जो कुछ भी घटित हुआ था वो जमीन में सबसे नीचे है। अब आप कहेंगे कि जमीन में नीचे कैसे पहुंच गया वो? ये पृथ्वी है, इसमें बहुत उथल पुथल होती है। जंगलों में आग लग जाती है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, सुनामी होता है, अकाल पड़ता है, जाने कितनी प्राकृतिक विपदाएं होती है। और उन प्राकृतिक विपदाओं में महामारियां, जैसे अभी कोरोना की महामारी आई थी, ऐसे कितनी, अब लाख साल पहले कौन सी महामारी आई थी हमको ज्ञात भी नहीं है। वो ऐसी सब चीजें होती है और घटित होता जाता है और सब खत्म होता जाता है, और धूल उस पर जमती जाती है, मिट्टी जमती जाती है, पेड़ पौधे उगे आते हैं और सब कुछ दब जाता है। आज अजंता एलोरा की इतनी गुफाएं जो आप हम लोग विश्व पर्यटन, वैश्विक पर्यटन का जो स्थल है, ये जंगलों में दबा हुआ था पूरा का पूरा। आपने तेनालीराम का नाम सुना होगा कार्टून में। तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के जो मंत्री थे, वो पूरा का पूरा उनका जो नगर है, पूरा शहर है, वो जमीन के नीचे दबा था, ऊपर केवल मिट्टी थी और अंदर से कई मंजिलें इमारत निकली। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के स्ट्रक्चर देखिए आप, पूरी की पूरी इमारतें जमीन के अंदर थी। और कितने साल हुए इनको? बहुत कम साल तो हुए हैं, ज्यादा नहीं हुआ ना भाई। तेनालीराम और कृष्णदेव राय को तो अभी 1000-1500 साल हुए हैं। उसके उसके अजंता एलोरा को 2500 साल भी नहीं हुए हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो 3000-4000 साल पुरानी बात। तो ये सब जो जमीन के भीतर दब जाता है, ये पूरा एक समाज खत्म हो जाता है। तो पुरातत्ववेत्ता उस संस्कृति का उत्खनन करते हैं, बिल्कुल, और संस्कृति तक पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि कैसे उस समय के लोग रहते थे, क्या उनकी भाषा थी, कैसा उनका रहन सहन था, क्या खाते पीते थे, कैसे वो बोलते थे, कपड़े कौन से थे, आभूषण कौन से थे। ये सारी चीजें एक 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 करके निकल आती है। एक छोटा सा मन का निकलता है, तो उससे देखिए पुरातत्व का जो कार्य है वो किसी कवि, लेखक, साहित्यकार के काम से कम नहीं है। जो कविता में मैंने बताना चाहा है वो यही है। वो उस एक मनके से कल्पना करता है कि वो किस स्त्री के गले में वो माला में होगा। एक कंकाल निकलता है तो उस कंकाल में सिर्फ उंगलियों की हड्डियां रहती हैं। उससे वो कल्पना करता है कि ये जब हाथ रहा होगा तो किसी स्त्री का सुंदर हाथ रहा होगा। इसी से किसी ने कविता लिखी होगी। हो सकता है किसी षोडशी ने अपने प्रेमी को अपने जीवन का पहला प्रेम पत्र लिखा हो। ये सुंदर सुंदर सारी चीजें, कल्पनाएं हैं, ये भी आती हैं। फिर कहीं पर चूल्हा मिलता है, उस चूल्हे में आधा पका हुआ अनाज मिलता है, घोड़े की टापों के निशान है। तो उससे वो एक उस समय के समाज की कल्पना करता है कि कितना बर्बर समाज होगा। ये कोई स्त्री अपने बच्चों के लिए खाना पका रही होगी और अचानक उस समय हमलावर आ गए और उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया, सबको मार डाला, सब तितर-बितर कर दिया। जी। कोई पालना मिलता है, झूला मिलता है तो लगता है इस पे कोई झूलता होगा। तो ये सब जो बिंब हैं, ये अतीत के समाज के जो बिंब हैं, उन बिंबों, हम आज जो लिख रहे हैं कविता, वो आज के समय को लेकर लिख रहे हैं। जो कुछ हमने अपने होश संभाला है, जब से हमने जो कुछ देखा है, तब से वो सारी चीजें हमारे इस अवचेतन में विद्यमान हैं, उनको ही हम अंकित कर रहे हैं। लेकिन एक पुरातत्ववेत्ता उन सारी चीजों को अंकित करता है जो उस की जो संस्कृति थी, और उस अतीत से लेकर वो आज तक आता है, क्योंकि बिना उस अतीत के भविष्य की कल्पना संभव नहीं है। बिल्कुल। इसका उदाहरण अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग कहते हैं कि अतीत की क्या जरूरत है, अरे क्या करोगे, पुराना है, सब छोड़ दो, इसको नए की ओर देखो, नए की ओर आगे बढ़ो। लेकिन जब तक आप पुराने को नहीं देखेंगे, तब तक आप नए की ओर कैसे बढ़ेंगे? जब आपको यह मालूम ही नहीं कि ये ऐसे हाथ रखने से इससे पानी पिया जा सकता है,
तो ये जो हाथ का जो गड्ढा है, यही तो आपको बताएगा कि ये कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई चीज संग्रह करके रखी जा सकती है। बिल्कुल। और वही फिर धीरे धीरे आपका पात्र बनता है, बर्तन बनता है, और ये एक इस जी तरह का ग्लास बनता है। जी तो हमारी, मैंने उसमें पंक्तियां लिखी हैं कि पुरानी चीजों का आप वितृष्णा या घृणा की दृष्टि से ना देखें, वे हमारी जी। आज की चीजों की पूर्वज हैं। हम्म। जैसे मनुष्य के पूर्वज होते थे, वैसे वो पूर्वज थे। हमारा जो आज का समाज है, बिल्कुल। उस समाज का पूर्वज समाज वो था। हमारा आज का जो कल्चर है, हमारी जो आज की संस्कृति है, उसकी पूर्व संस्कृति, उसकी पुरखों की संस्कृति वो थी। तो इस जी दृष्टि से हमें देखना चाहिए, और मैंने पुरातत्ववेत्ता जो लिखी वो इसी दृष्टि से। हालांकि उसका प्रस्थान बिंदु कुछ दूसरा ही था। अब जब बात आई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी पुरातत्ववेत्ता का प्रस्थान बिंदु 92 का है, 6 दिसंबर 1992। जी यह एक ऐसा दिन है हमारे इतिहास में, जिस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत ढहा दी गई थी, बिल्कुल। सिर्फ उन्माद के कारण। तो उस इमारत को ढहाने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई। जी इसलिए तकलीफ हुई कि मैं प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का विद्यार्थी था। ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण किस तरह से किया जाता है, ये मैंने सीखा था, ये मैंने पढ़ा था। सिक्कों को जी सहेजना, अभिलेखों को सहेजना, इमारतों को सहेजना, छोटी-छोटी चीज़ों को कैसे सहेजना, कैसे साफ करना, उनको कैसे सँभाल कर रखना। जब एक इतनी इमारत, इतनी पुरानी इमारत जब ढहा दी गई तो मुझे तकलीफ हुई, और मुझे लगा कि अगर जी इसी तरह का उन्माद रहा, हम धर्म को लेकर इमारतें देखते रहे या इमारतों का संबंध हम धर्म से जोड़ते रहे, तो फिर आगे पता नहीं क्या होगा। कल को यही उन्माद ताजमहल को भी ढहा सकता है, क्योंकि मुगलों ने बिल्कुल। बनाया। कल को यही उन्माद संसद भवन को ढहा सकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया। कल को यही इंडिया गेट ढहा सकता बिल्कुल। है, क्योंकि पुर्तगालियों ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं मुंबई में, बिल्कुल। और दूसरी जगहों पर, वे ढहा सकते हैं। तो जी धर्म और इतिहास, ये इसको अलग तरह से रख के देखा जाए और अलग अलग ढंग से सोचा जाए, तो ये जो वेदना थी, फिर मुझे लगा कि यहाँ पर इतिहासकारों, पुरातत्ववेत्ताओं की भूमिका होनी चाहिए। जी और यह वो प्रस्थान बिंदु था जहां से मैंने लिखना शुरू किया। और ऐसा करते करते मैंने शुरुआत में 3 पंक्तियां लिखी थी कि वे पुरातत्ववेत्ता होते हैं, इतिहास में जी शामिल होने की उनकी जिद नहीं होती, इतिहास को लेकर कोई अभिमान उनके भीतर नहीं होता, इस तरह से। और फिर वो धीरे से वो कविता बढ़ती गई और 20 पेज की करीब हो गई। जी उसके बाद मैं जबलपुर जाता रहता था, जबलपुर मेरी ससुराल है, तो ज्ञान रंजन जी पहल के संपादक हैं, तो उनसे मैं मिलने जाता था। जी ज्ञान रंजन जी बहुत स्ट्रिक्ट संपादक हैं। उन्होंने 18 साल तक मेरी कविता एक भी नहीं छापी पहल में। अच्छा। वो कहते थे तुम्हारी कविता भी पहल के लायक कोई नहीं है, इतनी स्तरीय पत्रिका। और जी मैं लेकिन हर साल उनसे मिलता था, बराबर जाता था, वो बिल्कुल पारिवारिक संबंध उनसे थे। लेकिन वो जब भी जी मेरी कविता वापस करते थे तो मुझे लगता था कि मुझे दुगने उत्साह से कुछ और लिखना चाहिए, तो मैं लिखता बिल्कुल। था, और मैं फिर और लिखता था, बेहतर और बेहतर और बेहतर। और जब मैंने पुरातत्ववेत्ता लिखकर उनके पास में सन 2002 में गया, तो वो पढ़कर बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि ये तुमने संकल्प तो नहीं किया किसी को देने का इसका? मैंने कहा संकल्प तो नहीं किया है, लेकिन पाठ जरूर किया है इसका, रायपुर में देशबंधु कार्यालय में। ललित जी सुरजन जी ने मेरा कविता पाठ रखवाया था उस समय, और मैंने आधा घंटा तक वो कविता पढ़ी थी वहां। वो उसका पहला पाठ था। और उसके बाद फिर सूत्र नाम की संस्था है जगदलपुर की, विजय सिंह के संचालक हैं, तो विजय सिंह ने एक सूत्र सम्मान का कार्यक्रम किया था 2002 में दंतेवाड़ा में, बस्तर में। तो वहां मैंने उस कविता का जी पाठ किया था।
मगर वो जी छपने का संकल्प कहीं पर नहीं किया था। तो फिर उन्होंने कहा ये कविता तुम्हारी स्वीकृत है और ये छपेगी पहल। जी फिर मैंने उनसे कहा नहीं अभी पूरी नहीं हुई है। बोले हाँ पूरी करो जब पूरी हो जाएगी। फिर जी 2003 में उनको कविता दी तो 35 पेज की थी। तो हम्म बोले पूरी हो गई। मैंने कहा नहीं अभी पूरी नहीं हुई है ऐसा मुझे लग रहा है। बोले ठीक है जी और लिखो। और लिखा तो वो करीब फिर ऐसे 45 पेज करीब हो गई। तो जी इस तरह से वो 2005 में कविता मेरी फाइनल हुई। और कलकत्ता में आलोक धनवा जो हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, उनको जब जी आलोक वो पहल सम्मान दिया जा रहा था, उस वक्त वो कविता मैंने उनको ले जाकर दी। भिलाई से मैं और ऋषि गजपाल हम 2 लोग गए थे। तो हम लोगों ने वहां पर कहा ज्ञान जी को पांडुलिपि सौंपी ज्ञानंदन जी को। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई अभी ये कविता तुम्हारी अगर फाइनल हो तो मैं अनाउंस कर देता हूँ। और उन्होंने मंच से घोषणा की वहां पे उस दिन की ये शरद कोकाश युवा कवि हैं, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कविता लिखी है जी पुरातत्ववेत्ता, और इसको हम पहल में प्रकाशित करेंगे। और उस समय सारे वरिष्ठ लोग जो हिंदी साहित्य के थे, रविंद्र कालिया जी, ममता कालिया जी, और कमला प्रसाद जी, बहुत सारे लोग, चंद्रकांत देवजाले, राजेश जोशी, बहुत बहुत सारे लोग थे उसमें। तस्लीमा नसरीन भी जी थी। तो उसके जी बाद फिर वो कविता 2005 में प्रकाशित हुई। और वो फिर उसके बाद प्रकाशित होने के बाद उस पर काफी चर्चाएं हुई। नामवर जी अशोक बाजपेयी जी ने उस पर लिखा। हिंदी के हमारे सारे वरिष्ठ कवि हैं, नरेश सक्सेना जी, और केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे जी, और तमाम जी लोगों ने उस पर बात की। कहीं पर लिखा हमारे कुछ युवा मित्रों ने, बसंत त्रिपाठी ने उस पर, नागपुर का एक अखबार है उसमें लिखा, नासिर अहमद सिकंदर ने लिखा। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात तो उसमें ये हुई, वो उसका मैं उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ कि आपकी अगर रचना में ताकत होगी तो वो कैसे कैसे लोगों को उद्वेलित करती है। जी मुंबई में एक डॉक्टर विजया थी, अभी अभी उनका निधन हो गया 2 वर्ष पूर्व। जी वो जी कॉलेज में प्रोफेसर रही। उनको वो पहल पुस्तिका, वहाँ पीपल्स बुक हाउस है फोर्ट में, मुंबई में बड़ी प्रसिद्ध किताबों की दुकान है, वहां मिल गई। वो उसको लेकर आई और लेकर आने के बाद उन्होंने उसको पूरा पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद फिर उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि जी आपकी इस कविता पर मैं समीक्षा लिखना चाहती हूँ। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा लिखिए, बहुत अच्छी बात है। हम्म तो समीक्षा अशोक बाजपेयी जी ने जनसत्ता में लिखी थी और कुछ लोगों ने लिखा था उस पर। तो मुझे लगा कि वो कुछ लिखेंगी 1-2 पन्ना और किसी अखबार वगैरह में दे देंगी। वो 3-4 महीने बाद उनका फोन आया, 4 महीने बाद। उन्होंने कहा कि शरद जी आपकी कविता पर मैंने 100 पेज की समीक्षा लिख ली है और अभी मैं पूरी बुक लिख रही हूँ इस पर। तो क्या बात है। बाद में मुझे समझ में आया कि वो पूरी पुस्तक की उनकी योजना थी। और उन्होंने आदिम से अद्यतन, हम्म काल विकास पुरातत्ववेत्ता, ऐसी उनकी एक किताब उन्होंने पब्लिश की। तो ये किताब फिर उनकी पब्लिश हुई और फिर तो खैर उस जी पर काफी बातचीत चलती रही, सब होता रहा। जी तो ये जी जी पुरातत्ववेत्ता की पूरी कथा है। आगे निसंदेह पूछिए। एक हिंदी साहित्य के लिए एक उपलब्धि पुरातत्ववेत्ता के रूप में हमें प्राप्त हुई है। और जिस तरह से आपने इसके लेखन के कारण का उल्लेख किया, वो वाकई में एक बहुत ही मार्मिक घटना रही और देश के इतिहास के लिए ये बहुत शर्मनाक घटना भी रही। आपने पुरातत्ववेत्ता के पिछले उत्तर में देह का उल्लेख किया, देह की गंध। आपकी एक लंबी कविता देह भी है, जिसका हाल हाँ, ही में इलाहाबाद में 70 मिनट का मंचन हुआ 70 है। मिनट में। जबकि हाँ, जबकि आप वहां नहीं जा पाए और जो इसके कलाकार थे उन्होंने स्वयं इसका मंचन किया और आपको तस्वीरें भेजी जो हमने आपके फेसबुक पर देखी। आप किस तरह से साहित्य और रंगमंच के आपसी सहयोग को देखते हैं? क्योंकि पहले भी बहुत सारे मंचन हो चुके हैं साहित्यिक कृतियों के, तो ये किस तरह से एक दूसरे को लेकर के चलते हैं? क्या सहयोग कर सकते हैं भविष्य में? आप कैसे देखते हैं रंगमंच और साहित्य? हाँ, ये मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ और साथ साथ में आपको एक लंबी कविता का विधान जो होता है, जी उसमें हाँ। कैसे हम दृश्य बुनते हैं,
जी कैसे वो चित्र आते हैं, कैसे उस पे मंचन की स्थितियाँ बनती हैं, इनके बारे में जी मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। और मित्रों बिल्कुल से, बिल्कुल सभी स्वागत मित्रों से मेरी बात हो रही है। तो जैसे देह के मंचन की हम बात करते हैं, तो देह लंबी कविता है, वो भी पहल में आई थी अभी 3-4 साल पहले। तो जब लंबी कविता या कोई ऐसी कविता हम लिखते हैं, तो उसमें सबसे मुख्य बात तो ये होती है कि उसको उसका जो विधान होता है, उसमें आपको दृश्य निर्मित करने होते हैं। कोई भी कविता एक आख्यान की तरह आगे नहीं बढ़ती, उसमें एक कथा सूत्र होता है। हमने अपने हमारे यहाँ के महाकाव्य हमने देखे ही हैं, महाभारत है, रामायण है, बिल्कुल उनमें एक कथा है, जी होमर का इलियड है, और ऐसी बहुत सारी जो लंबी कविताएं या महाकाव्य होते हैं, उसमें वो एक कथानक आगे बढ़ता है। तो देह की जो कथा है, वो मैंने आपको कुछ कथा तो बताई थी कि अमीबा एक कोशिकीय जीव था, और उसके बाद फिर वो जी एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव बना, फिर मनुष्य आया, और उसकी तो ये जो कविता है देह, ये केवल मनुष्य देह पर है, मानव देह पर। जी तो मानव देह, इसकी जो बेसिक आइडिया, इसकी जो सेंट्रल थीम है, वो इसलिए है कि जो कुछ भी जीवन में घटित होता है, वह इस देह पर ही घटित होता है। हमारे वरिष्ठ कवि हैं अरुण कमल जी। जी एक बार अरुण कमल जी से बातचीत करते हुए उन्होंने ये मतलब एक विचार उन्होंने दिया था, और उस समय जो अशोक वाजपेयी जी द्वारा संपादित आलोचना नाम की पत्रिका में वो छपा था। तो अरुण कमल जी का एक विचार था कि वो जो कुछ भी हमारे घटित होता है, वो हमारे देह पर घटित होता है। तो मैंने विस्तार से इस पर सोचना शुरू किया कि सचमुच अगर हमारी देह नहीं होती तो क्या होता। हमारी देह नहीं होती तो हम सर्दी का अनुभव नहीं करते, गर्मी का अनुभव नहीं करते। हमारी हम्म देह अगर नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते, हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते, हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाते, हम कुछ गढ़ नहीं पाते। ये जो मनुष्य के हाथ हैं, इन्हीं से तो सारी दुनिया बनी है। बिल्कुल हमने सुई से लेकर तो बड़े बड़े रॉकेट विमान तक के बना दिए। तो ये सब कुछ इस देह की वजह से घटित होता है। जो कुछ भावनाएं और इच्छाएं हैं, वो हमारे इस देह के भीतर मस्तिष्क के उसमें होती। ये एक दर्शन का सिद्धांत है कि दुनिया में दो चीजें होती हैं, पदार्थ और चेतना। जो कुछ भी भौतिक पिंड है, जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सारा कुछ पदार्थ है। मनुष्य एक पदार्थ है, वस्तुएं पदार्थ हैं, ये जो आपको मेरी किताबें दिखाई दे रही हैं, ये पदार्थ, ये पूरा संसार जो है एक पिंड है, पदार्थ है। जी जी लेकिन इन पदार्थों के भीतर बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, परिघटनाएं। बिल्कुल इनके भीतर गति है। हम्म, हर वस्तु जो स्थिर दिखाई देती है, उसके भीतर अणु होते हैं। उन अणुओं की एक गति होती है। हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं की एक गति है। हम सोचते हैं ना कि हम पैदा हो गए हैं और अब हम एक दिन मर जाएंगे। कुछ व्यवधान लग रहा है, नेट में कुछ समस्या आई है। कुछ देर में हम जुड़ेंगे शरद प्रकाश जी से। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। आपने जो देह का मंचन जो अभी हाल ही में हुआ है, वो किसी न किसी रूप में साहित्य की हर विधा, जैसे रंगमंच तो एक बहुत ही पहले से जुड़ा हुआ एक हेलो। मंच है जो हाँ, साहित्य को कुछ लेकर के कुछ चला है। जी सर, स्वागत है। हाँ। तो फिर मैंने कविता लिखी, तो मैंने उसमें विजुअल्स तैयार किए। विजुअल्स यानी कि वो दृश्य तैयार किए कि एक वो देह कैसे जन्म ले रही है, कैसे फिर वो अम, मनुष्य की देह का जन्म लेना एक परिणाम होता है, एक क्रिया का परिणाम है। तो वो कैसे होता है, फिर वो देह कैसे बढ़ती है, कैसे फिर हमें पता चलता है कि हमारे अतीत में क्या था। भाई मेरी जो नाक है, आज से 4 पीढ़ी पहले मेरे जो दादा थे, उनकी नाक जैसी है। ये जो ठोड़ी है, ये मेरी नानी जैसी है। ये मेरी जो आंखों का जो रंग है, ये मेरे लकड़ दादा जैसा है। तो
ये सब हम सोचते हैं। तो ये फिर मैंने उसमें वर्णित किया कि जो कुछ भी आज हमारे पास है वो हमारे पुरखों से आया है। जी हमारी ये जो देह है इसका भी कारण वही है। फिर ये देह की यात्रा यहाँ तक, फिर देह आगे बढ़ती है कि उस पर अब क्या क्या होता है। हमें ठंड लगती है, गर्मी लगती है, एहसास होते हैं, इससे हम स्पर्श करते हैं, स्पर्श का एहसास होता है। जी अगर ये देह नहीं होती तो हम स्पर्श कैसे करते? ये मनुष्य के ये ऊपर की मंजिल में जो मस्तिष्क है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे टेम्पोरल लोब कहलाता है। ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है। जी उसमें कुछ चीजें दर्ज होती हैं, स्पर्श की अनुभूति दर्ज होती है, देखने की अनुभूति दर्ज होती है। जो कुछ भी हम इस देह के द्वारा देखते हैं वो सब कुछ उसमें दर्ज होता है। लेकिन इसमें सुख भी दर्ज होते हैं और दुख भी दर्ज होते हैं। बिल्कुल फिर वो दृश्य आते गए कि इस देह के साथ कैसे कैसे अत्याचार हुए। तो उसमें तुर्कमान गेट आया कि वहां पे रहने वाले लोग थे, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। कैसे वो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोही थे उनका सर काटकर तश्तरी में पेश किया गया। और ऐसे पूरे दृष्टांत तो एक एक दृश्य उसमें आते गए, जुड़ते गए। सब कुछ इसी जो कुछ घटित हो रहा है उस देह पर घटित हो रहा है। स्त्रियां जो है, स्त्री है, कोमल स्त्री है, अरे उसकी देह है इसलिए तो उसके साथ बलात्कार हो रहा है। कितनी बर्बरता से एक कोमल शरीर पर आप अत्याचार करते हैं, बच्चों को चाटा मारते हैं, ऐसी ऐसा। और फिर जब एक दिन होता है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, जो अत्याचार करने वाला है उसकी देह भी समाप्त हो जाती है, जो शोषक है वो भी नहीं बचता है। क्या हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे? तो वास्तव में हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन हमको कहीं ना कहीं उसका प्रतिकार करना पड़ेगा। और यह बात जो है कि कुछ इस तरह से होती है कि हाँ, ये बीच में किसी का फोन आ गया। हाँ, जी तो जब मैंने वो विजुअल्स के साथ वो जब कविता तैयार हुई तो हुआ ये कि प्रवीण शेखर हैं इलाहाबाद में, उनकी संस्था है बैक स्टेज नाम की। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि सर आपकी कविता का हमने मंचन कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि वो हो सकता है किसी नाटक वाटक में कुछ दृश्य ले रहे हों, कुछ कविता की पंक्तियां का उपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम आपकी पूरी कविता का मंचन कर रहे हैं और 70 मिनट का लगभग इसका मंचन हो रहा है। जी ये बात है सितंबर जी की। मैंने कहा सर, मैंने कहा भाई कोरोना चल रहा है, मंचन वंचन कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा हम सिर्फ 50 लोगों को बुलाएंगे और हमको कलेक्टर साहब परमिशन नहीं दे रहे हैं, इलाहाबाद में कोई हॉल नहीं मिल रहा है, तो हम एक बिल्डिंग की छत पर करेंगे। बिल्कुल जी हाँ और वो जो तस्वीरें मैंने आपको भेजी थी वो छत पर उन्होंने मंचन किया। पीछे कोई पर्दा नहीं है, काला आसमान है और जी सब दृश्य वहीं पर बनाए उन्होंने। और वो बहुत सुंदर उसका मंचन उन्होंने किया। अब मुझे तो देखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन फोटोग्राफ्स वगैरह भेजे कुछ उन्होंने, उसका कुछ जी जी मुझे दृश्य के वीडियो वगैरह भी भेजे थे। तो ये मैंने उनसे, अब आपने जो प्रश्न पूछा था कि साहित्य या कविता का मंचन कैसे संभव होता है, जी हाँ हमारे यहाँ बहुत सारे नाट्य संस्थाएं हैं। इप्टा ने भी बहुत सारे कवियों की कविता का मंचन किया है। मुक्तिबोध की कविता का मंचन राजनांदगांव में हुआ था अंधेरे में। और जी ऐसे कई कवियों की कविताएं, उनके छोटे छोटे, उदय प्रकाश जी की कविता, और ऐसे छोटी छोटी उनके 5-5, 10-10 मिनट के, 20-20 मिनट के ऐसे मंचन किए हैं। जी तो जो यहाँ पर जो नाटक का निर्देशक होता है वो हम्म उसमें विजुअल्स तैयार करता है और उनके जो प्रॉप्स रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी रहती है। जैसे वो समुद्र का दृश्य बताना है तो वो एक
एक साड़ी ले लेंगे, दो लोग, हम्म। आपने देखा होगा ना साड़ी सुखाने की को देखा होगा कभी, जी वो दो जी लोग इधर जी, से मिलते हैं वो ऐसे सुखाते हैं। अब बिल्कुल उसी को लहरों अगर आप जैसे मंच पे ऐसा ऐसा उसको करें तो ऐसा प्रिटेंड लगता है करते जैसे हैं। समुद्र की लहरें, दो तीन साड़ियां बिल्कुल। लगातार हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे लहरें चल रही हैं। जी तो ऐसे कुछ समुद्र का दृश्य बताया, ऐसे कुछ कारागार का बताना है तो कुछ ऐसे सीखचे बताए, तो वो सब चीजों के साथ वो पंक्तियां पढ़ते जाते हैं और वो करते हैं। तो जितनी बिल्कुल। भी कविताओं का मंचन जो नाट्य संस्थाएं करती हैं, ये कविताओं का मंचन है बहुत कठिन काम, जी इसमें कोई शक नहीं। एक जी नाटक का मंचन और एक कविता का मंचन, इनमें बहुत अंतर जी, होता है, क्योंकि अ, बिल्कुल। कवि अपनी कल्पना शक्ति से शब्दों में वह दृश्य बुनता है, लेकिन उस दृश्य को केवल कुछ भौतिक वस्तुओं के आधार से, उनके माध्यम से एक निर्देशक मंच पर साकार करता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये मानता हूं हमेशा कि लिखने से ज्यादा मंचन करने का काम कठिन होता है। बिल्कुल। जी तो इस तरह से उसका मंचन हुआ, और वो जी कविता की कथा भी मैंने आपको सुना दी जी कि जी जी इस तरह से होता है। चलिए, और जी। कोई सवाल? मुक्तिबोध जी का भी उल्लेख आया। मुक्तिबोध जी के काव्य से आप बहुत प्रभावित हैं, उनके साहित्य से आप बहुत प्रभावित हैं। अभी कुछ दिन पहले आपसे जब चर्चा चल रही थी तो रात एक कविता पर आप काम कर रहे हैं, उसका जिक्र आया था। तो उस कविता पर मैं कुछ जानना चाहूंगी, हाँ हमारे हाँ, साथी कुछ जानना चाहेंगे कि वो और इसके अलावा और भी कि आपकी और कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और भविष्य में और कितनी होने की संभावना है, ये हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको बहुत संक्षेप में बताता हूँ। अ, जी मुक्तिबोध जी का नाम तो बचपन में सुना था, और वो इसलिए मैंने सुना था कि वो, मैं भंडारा में रहा हूँ, भंडारा नागपुर के पास है, और मुक्तिबोध जी नागपुर में उस समय थे, सन 50 के दशक में रहे होंगे। नया खून नाम का एक अखबार निकलता था, उसके वो उसमें काम भी करते थे। भाऊ समर्थ नाम के एक चित्रकार थे नागपुर में, जो टेकड़ी लाइन वहाँ पे स्टेशन के पास एक जगह है, वहाँ रहते थे, जो उनसे मैं मिला भी हूँ। तो उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो उन्होंने मुक्तिबोध के बारे में बताया था। मुक्तिबोध उस समय मतलब 64 में तो उनका निधन हो गया था, लेकिन वो उनके बारे में जानते थे, सुनते थे। फिर उसके बाद जब मैं छत्तीसगढ़ में आया यहाँ पे, तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं जब राजनांदगांव गया, तो राजनांदगांव में मुक्तिबोध जी का जो निवास है, दिग्विजय महाविद्यालय का जो दरवाजा है, उसके ऊपर वो रहते थे वहां पे। तो मैंने उस जगह को देखा। आज तो उस जगह को शासन ने बड़ा सुंदर वगैरह बना दिया है, टाइल्स वाइल्स लग गई है, पेंट वगैरह हो गया है, यानी उसका जीर्णोद्धार हो गया है, लेकिन मैंने उसको जी मूल रूप में देखा। और उसके बाद फिर मैंने वो जब कविताएं पढ़ी, मुक्तिबोध जी की अंधेरे में कविता, बिल्कुल। रात कविता का जो अभी जिक्र करूंगा मैं, तो जी हाँ। उनकी अंधेरे में कविता पढ़ने के बाद, उसी समय प्रगतिशील लेखक संघ के संपर्क में भी आया था मैं, 83 84 85 की बात है ये। जी जी तो उस कविता को पढ़ते हुए वो मुझे लगा कि ये मुक्तिबोध जी ने, ऐसा लगता है कि पूरी उस समय का जो समाज था और सभ्यता, समाज, संस्कृति का उत्खनन कर डाला। जी उन्होंने शब्द भी दिया है, सभ्यता समीक्षा। तो मुक्तिबोध अपने समय के समाज को लेकर, उसकी पीड़ा को लेकर, उसके उत्पीड़न को लेकर अपनी रचनाओं में एक ऐसा आख्यान रचते थे जी जो बहुत तकलीफ देता था। उससे बड़ी छटपटाहट होती थी, लेकिन एक सुकून ये मिलता था कि जो मनुष्य की जो विद्रोह की परंपरा है, वह परंपरा आदिम काल से चली आ रही है। मनुष्य ने हमेशा अपनी स्थितियों के खिलाफ विद्रोह किया। जी अगर वो स्थितियों के खिलाफ विद्रोह नहीं करता, तो आज हम जहां तक पहुंचे या नहीं पहुंच पाते ना। वो प्रकृति से लड़ाई करता रहा। प्रकृति तो उसको बाढ़ में बहा देती, भूकंप में उसको नेस्तनाबूद कर देती, लेकिन वो लड़ता रहा। और तब से लेकर तो फिर मनुष्य ने ही मनुष्य का शोषण शुरू किया। कारखाने बनाए, उस कारखानाओं का मालिक बन गया, बाकी लोगों को उसने मजदूर की तरह इस्तेमाल किया। तो मुक्तिबोध की कविता में वो जो
शोषण करने वालों का जिक्र आता है, बीएनसी मिल के मजदूर, वहां का आंदोलन, और समाज में ऐसे फिर जब जिनके पास पूंजी जमा हो जाती है, जो पूंजीपति हो जाते हैं, उनके पास फिर बहुत सारी ताकतें इकट्ठे होने लगती हैं, गुंडा तत्व उनके पास इकट्ठे होने लगते हैं, समाज के जितने चोर बाजारी हैं, ब्लैक मार्केट करने वाले हैं, घूसखोर हैं, और जो सारे अनैतिक काम करने वाले होते हैं, वे उनका एक अलग समाज बन जाता है, वो बन जाता है। और उनका उनका जो एक कल्चर है, वो जो जिसको हम लोग अभी हाई सोसाइटी बोलते हैं, संस्कृति, वो निम्न वर्गीय, मध्य वर्गीय और इस पिछड़े दलित समाज का उत्पीड़न करता है। जी। तो यह जो संघर्ष है, ये मुक्तिबोध की कविताओं में मुझे दिखाई दिया। अब इसमें वो अंधेरे में उनका एक बिंब, आपने पढ़ी होगी उनकी कविता, तो उसमें एक बिंब है जिसमें वो जुलूस निकलता है रात के अंधेरे में। उस रात के अंधेरे में उसमें कई चेहरे दिखाई देते हैं। उसमें एक वो गुंडा है, डोमाजी उस्ताद, वो भी चल रहा है। बड़ा चर्चित दृश्य है वो मुक्तिबोध की कविता। तो ये रात शब्द मुझे बचपन से बड़ा हांट करता रहा। जब मैं 6th क्लास में था तो मेरा जो स्कूल था घर से करीब करीब 2 किलोमीटर था, और उस समय हम लोग जिसको एनुअल फंक्शन आजकल स्कूल में बोलते हैं, उस समय महाराष्ट्र में उसको स्नेह सम्मेलन बोलते थे। तो मैं स्नेह सम्मेलन से 3-4 दिन तक रोज रात को करीब 12-1 बजे लौटता था, और अंधेरा रहता था और अकेले में आता था मैं। जी। तो घर में आने के बाद वो माँ मुझसे पूछती थी, तुमको डर नहीं लगा? मैंने कहा काय का डर, अंधेरे से क्या डरना। जी। फिर बाद में मुझे लोगों ने बताया कि अंधेरे में भूत प्रेत होते हैं, अंधेरे में कोई तुमको मार सकता है, लूट सकता है। आपकी एक कहानी तब भी मुझे है लगा ऐसी कि हाँ कुछ यार, अंधेरे से डरना प्रेतिन। चाहिए। ये देखिए, जी अगर जी आप जी। बच्चे के दिमाग में भूत प्रेत नहीं डालेंगे तो वो कभी नहीं डरेगा। मेरे दिमाग में नहीं था, मुझे बिल्कुल। अंधेरे से कोई डर नहीं लगता था। लेकिन जब उसके दिमाग में डाल दिया जाता कि नहीं, अंधेरे से तुमको डरना चाहिए, तब वो अंधेरे से डरता है। तो अंधेरा कब होता है? शाम को होता है। जी। माँ जब बच्चे को, मतलब बच्चा जिद करता है तो उसको डांटती है, चुप, अंधेरे में फेंक दूंगी, अंधेरे में फेंक दूंगी, भूत पकड़ के ले जाएगा, बाबा पकड़ के ले जाएगा, बिल्कुल। पुलिस ले जाएगी। ये बड़ी सामान्य बात है। लेकिन बच्चे के दिमाग में वो रात, वो अंधेरा, वो एक ऐसा बिंब बन जाता है, गहरा जाता है। और उस जी। रात को, उस अंधेरे को फिर बुराई से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। लड़कियों को कहा जाता है ना कि शाम को लौटना जल्दी, अंधेरा होने के पहले आ जाना। जी। लड़कों को भी कहा जाता है, लेकिन लड़कियों को और पहले कहा जाता है कि और पहले आ जाना। तो ये जो भय है, ये जो हमारे मस्तिष्क में ये जो सब कुछ इकट्ठा है, तो फिर मैंने वो कविता शुरू की, और रात को लेकर मैंने बिंबने की, रात रात कैसे आई। जी। जी। तो हमारे जो पौराणिक आख्यान है जिसमें यम का संदर्भ है कि यम और यमी, जब यम की मृत्यु हो जाती है तो यमी रोती है, और वो कहती है कि मैं तो उसका दुख नहीं भूल सकती। क्यों नहीं दुख भूल सकती? कि उस समय दिन ही दिन रहता था, रात नहीं रहती थी। ये पौराणिक कथा जी। है। जी। फिर देवता लोग कहते हैं कि ठीक है, अब इसके जीवन में अगर कुछ भूलना है तो इसके जीवन में एक रात डालनी पड़ेगी। तो फिर वो संसार में रात प्रविष्ट करते हैं। तो वो जब रात खत्म हो जाती है तो अगले दिन वो दुख भूल जाती है। तो इस तरह से हमारे शरद जी का वीडियो पॉज है। मुझे लगता है फिर से जुड़ेंगे तो शायद वीडियो उनका शुरू हो जाएगा। कुछ नेटवर्क की समस्या आई है, इसलिए वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। आपकी पुस्तकों के बारे से हमने प्रश्न किया था कि कितनी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और भविष्य में कौन सी पुस्तकें आपकी आने वाली हैं। शीघ्र ही जुड़ेंगे हमसे। वो कुछ कनेक्शन कट गया होगा। तो जी सर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, हो गई। अब इस तरह से जी सर।
वो कविता शुरू की मैंने, और वो अभी लिखी जा रही है, अभी प्रोसेस में है। हालांकि वो ज्ञान रंजन जी को कुछ उसकी पंक्तियां सुनाई थी तो वो उन्होंने स्वीकार कर ली थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, कविता भी तुम्हारी छपेगी। तो जी लेकिन उसके पहले मैं मस्तिष्क की सत्ता किताब में बढ़ गया, तो इस तरह से जी। वो कविता भी पेंडिंग में है। तो ये रात कविता की कहानी हो गई। और पूछिए। हेलो, पूछिए। और आवाज आ रही है हाँ आपको? सर, थोड़ी आवाज आपकी कट के आ रही है। आप फिर से एक बार जुड़ अच्छा, के एक मिनट, देखिए। आवाज कट के आ रही मैं है। प्रश्न तब तक पूछती हूँ। जी हाँ। जी हाँ। अच्छा, अब आएगी ठीक से। वाईफाई से कनेक्ट कर जी। दिया है। हाँ, अब आ रही है ठीक आवाज? स्वाभाविक हाँ, थोड़ी सी कट के आ रही है आवाज। हाँ, हो जाएगी, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। जी जी जी। हाँ, तो सवाल पूछिए एक आप। बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आजकल पुरस्कारों की भरमार है, हर संस्था बहुत पुरस्कार दे रही है। अ, आपको उल्लेखनीय पुरस्कार कौन सा प्राप्त हुआ है, और इन पुरस्कारों के विषय में आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। पुरस्कारों के विषय में बोलना बड़ा खतरे वाला काम है, क्योंकि यदि अगर पुरस्कारों के विरोध में बोलो तो जिन मित्रों को पुरस्कार मिले हैं ये नाराज हो जाएंगे, और अगर पुरस्कारों के पक्ष में बोलो तो कहीं ना हम्म। कहीं उनके हर पक्ष को हम स्वीकार करेंगे। तो इसलिए मैं जी कुछ बीच का रास्ता निकालता हूँ। अ, असल में जी पुरस्कार अम, एक तरह से प्रोत्साहन होते हैं, जी और ये प्रोत्साहन इसलिए होने चाहिए कि अम, उससे कुछ आपकी रचनात्मकता में वृद्धि हो। अब मैं आपको का एक मनोवैज्ञानिक कारण बताता हूँ। मैं मनोविज्ञान मेरा विषय है, तो मैं मनोविज्ञान को हर चीज से जोड़ता हूँ। हम्म बचपन में हमने कोई अच्छी छोटी सी कविता लिखी तो हमको एक पेंसिल देते हैं घर में पिताजी। या स्कूल में आपने टीचर को कोई अच्छी पोएम सुनाई, राइम सुनाई, तो वो आपको एक फूल दे देंगे। देखिए, फूल छोटी सी चीज है, ढेरों फूल मिलते हैं, लेकिन जी। उस फूल को अगर आपके टीचर ने दिया तो कितनी खुशी होती है। घर में आप बिल्कुल। आएंगी और बताएंगी कि देखो, घर में बताएंगी, देखिए मुझे टीचर ने फूल दिया, मैडम ने ये दिया, मुझे पेंसिल जी मिली। जी उससे एक प्रोत्साहन मिलता है, शब्दों से प्रोत्साहन मिलता है, और फिर आपको जी लगता है कि अच्छा कुछ करना चाहिए। मैंने 8वीं क्लास में एक निबंध जी लिखा जी था, चांदनी रात में नौका विहार, और वो जी भंडारा में हमारे शिक्षक थे हिंदी के, प्यारे लाल जी फुलसुंगे। जी वो जी सब बच्चों से पूछा कौन कौन लिख के लाया है, तो सबने कहा कि हमने नहीं लिखा। मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैंने लिखा, तो बोले पढ़ के सुनाओ, तो उनको निबंध पढ़ के सुनाया। तो वो भेड़ा घाट में, नर्मदा नदी की जो भेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानें हैं, उसके बीच में रात में नौका चला रहे हैं, वो पूनम की रात है, वो सब मैंने बड़ा सुंदर लिखा था उन्हें। उनने पूछा कि तुम कब जी गए थे भेड़ा घाट? मैंने कहा मैं बचपन में एक बार गया था भेड़ा घाट, लेकिन तो बोले चांदनी रात में नौका में बैठे वहां? मैंने कहा नहीं बैठा, दिन में दोपहर में गए थे। बोले ये सब तुमने कैसे लिखा? मैंने कहा वो सब कल्पना से लिखा है। तो वो खड़े हो गए, उन्होंने पीठ बिल्कुल। ठोकी मेरी। बोले तुम बड़े होके जरूर लेखक बनोगे। तो वो प्रोत्साहन जो मुझे मिला, जी मतलब मेरे जीवन का पहला पुरस्कार। जी 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 फिर जी वो जी मैं एक्सटेम्पोर स्पीच देता था, भाषण वाषण कुछ, तो वो कभी कुछ छोटा सा कंपास बॉक्स मिल जाए, कभी कोई पेंसिल मिल जाए, हैं? ये सब चीजें मिलती जी। रहती थी। वो सब मेरे जीवन के हम्म। पुरस्कार हैं, हम्म। और उन सब से मैंने लिखना सीखा।
कॉलेज में भी मैं जब प्रतियोगिताएं होती थी तो उसमें बहुत सारे भाग लेता था, तो कुछ कुछ उसमें छोटी छोटी चीज बुक्स मिलती थी मुझे। जी देशबंधु में मेरी कविता छपी थी वो 1984 में, तो ललित सुरजन जी ने मुझे एक पुस्तक दी थी, जी 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 निरुपमा सेवती की किताब थी वो, मुझे याद आ रहा है। तो जी हाँ। ये सारे जो पुरस्कार हैं, अब इनका एक ये मनोवैज्ञानिक पक्ष हो गया, इनका थोड़ा सा टेक्निकल चीज आपको बताता हूँ। हमारे मस्तिष्क में एक सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम। जो भी चीज हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, जैसे पुरस्कार मिला तो वो उस मस्तिष्क को वो प्रसन्नता होती है कि भाई इनको पुरस्कार मिला, वो खुश हो जाता है। और वो दूसरे आपके जो दूसरा तत्व है, जो आपका रचनात्मक तत्व है, जो जो आपको लिखने के लिए प्रेरित करता है, मस्तिष्क का वो हिस्सा, अभी पूरी किताब लिख रहा हूँ इस पर, जी वो हिस्सा प्रेरित करता है। पुरस्कार प्राप्त करने करके खुश होने वाला मस्तिष्क का हिस्सा लिखने वाले मस्तिष्क के हिस्से को प्रेरित करता है कि भाई इनको पुरस्कार मिला है, तुम अच्छा लिखो अच्छा लिखो। और अच्छा जी लिखो। जी जी फिर जो रचनाकार होता है वो उसके आधार पर रचना करता है, मेहनत करता है, जी जी अध्ययन करता है, बिंब बिल्कुल प्राप्त करता है, अनुभव ग्रहण करता है, लोगों से बातचीत करता है, समाज में जाता है, जी तो लोगों समाज के बीच की जो चीजें हैं वो देखता है, उस सामाजिक चेतना उसके भीतर आती है, और वो बिल्कुल उससे फिर ग्रहण करके लिखना शुरू करता है। जी जी जी। वैसे भी लेकिन सम्मान जो के साथ साहित्य एक के दायित्व पुरस्कार, बोध पुरस्कार से हाँ, मिलता है। अब मैं जी साहित्य के पुरस्कार की बात कर रहा हूँ, तो पुरस्कार की जो मेरी धारणा है वो ये है। लेकिन साहित्य के जो पुरस्कार हैं वो लिखने की जो आपकी कृति है, आपने हम्म। कोई अच्छी कविता लिखी, युवा कवि है, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिल गया, कई कई तरह के हम्म, पुरस्कार हैं, ढेर सारे, सैकड़ों पुरस्कार हो गए, वो जी दिए जाते हैं, फिर उसकी चर्चा होती है, भाई हमको पुरस्कार हम्म मिला, हम्म 10 लोग पुरस्कारों की चर्चा करते हैं। हम्म। लेकिन कुछ मित्र जो है वो बताते हैं कि भाई इन पुरस्कारों के पीछे बड़ा एक राजनीति भी होती है। कई बार, हर बार तो पुरस्कार बहुत अच्छे तरीके से दिए जाते हैं, मतलब जो योग्य जी जी व्यक्ति है, जो योग्य पात्र है उसको दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को भी मिल जाता है, और उसके जी पीछे अन्य अन्य कारण हो सकते हैं। जी ये चीज हमारे मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक चीज है, घटित होता है। जी बिल्कुल। बचपन में हमारा पहला नंबर आ रहा है, लेकिन जिसका दूसरा नंबर आता था, एक बार उसका भी पहला नंबर आ गया, तो पता चला क्यों भाई, तो बोले ट्यूशन जाता था उनकी, वो उनकी हम्म उनके यहाँ ट्यूशन जाता था, तो उसको पहला कर दिया, हमको दूसरा कर दिया, हम ट्यूशन नहीं जाते। तो हम्म। इस तरह की चीजें भी घटित होती हैं। तो और जी इससे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर योग्य व्यक्ति नहीं है, तो आप उसको चाहे लाख पुरस्कार दे दो, उसकी रचनात्मकता में वृद्धि नहीं होती। रचनात्मकता बिल्कुल में वृद्धि के लिए जो पुरस्कार चाहिए होता है, वो समाज की आपकी रचना को स्वीकृति होती है। जी मेरी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता पर एक अनजान मुंबई कितने यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर रहने वाली डॉक्टर विजया ने उस पर एक किताब लिख दी, वो मेरा बिल्कुल पुरस्कार। देह कविता का एक प्रवीण शेखर से कभी नहीं मिला, मैं उन कलाकारों जी से कभी नहीं मिला, लेकिन उसने सिर्फ पढ़ के उस रचना को, उस पर उसका 70 मिनट का मंचन किया, इलाहाबाद के सारे बिल्कुल प्रतिष्ठित लोग, वो मेरे लिए पुरस्कार है। बिल्कुल। ये ऐसे छोटे छोटे पुरस्कार जो होते हैं ना, ये बहुत जी बड़े बड़े पुरस्कार हैं, और जी जी ये मुझ में आत्मविश्वास पैदा करते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं। जी हाँ। और बहुत बढ़िया सर। मस्तिष्क को प्रेरित करने जी वाली दो चीजें होती हैं। हाँ जी। ये हमारे ब्रेन के दो फंक्शन है, एक रिवार्ड फंक्शन हो गया ये, और दूसरा पनिशमेंट हम्म फंक्शन होता है। तो हम्म रिवार्ड फंक्शन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि रिवार्ड मिलता है, तो वो वाला जो हिस्सा है वो दूसरे से वो कहता है कि भाई इनको पुरस्कार मिला है, अच्छा लिखो। जी लेकिन कभी कभी वो रिवार्ड फंक्शन उस वाले फंक्शन को बोलता है कि भाई इनको तो पुरस्कार मिल गया, बहुत अच्छा लिखा था हम्म इन्होंने, अब क्या हम्म। करना है, अब क्या करना है। अच्छा लिख लिया, अब क्या करना, पुरस्कार मिल गया। तो उस जी व्यक्ति जी का विकास वहीं पे थम जाता है। जी जी उसी तरह से जी पनिशमेंट सर। फंक्शन होता है मस्तिष्क में, जो
कहता है कि यार इसने खराब लिखा है, इसको इसको पनिशमेंट मिला ना बचपन में आपको, ये यहाँ जी पे वेद पढ़ती थी स्कूल में, बिल्कुल। पिताजी ऐसे कान पकड़ते थे, टीचर कान पकड़ते थे, ये एक चपत लगाते थे, वो पनिशमेंट था। जी। वो पनिशमेंट इसलिए दिया जाता था कि आप उस काम को दोबारा ना करें जो आपने गलत काम हम्म किया। हम्म। वैसे ही साहित्य में या रचना में जो पनिशमेंट होता है वो आपकी रचना वापस आना है। मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल। ज्ञान रंजन जी ने 6 बार मेरी कविताएं वापस की, वो जी मेरे लिए पनिशमेंट था। लेकिन उस पनिशमेंट से मैं सीखता था कि नहीं, मुझे अच्छा बिल्कुल लिखना है, और अच्छा लिखूंगा तभी तो मेरी कविता छपेगी। बिल्कुल, उसी का परिणाम है तो कि आज मैं अभी पुरातत्ववेत्ता एक युवा प्रसिद्ध कविता रचनाकारों हमारे को सामने। ये संदेश देना चाहता हूं, उनसे मैं कहना जी चाहता हूं कि ये जी रिवार्ड और पनिशमेंट, ये दोनों, इनकी वास्तविकता को समझें। चाहे आपको रिवार्ड मिलता हो जी तो भी आप प्रेरित हो, और पनिशमेंट हम्म। मिलता है तो भी आप प्रेरित हो। लेकिन अंततः जो जी जी आपका जी पुरस्कार है वो आपकी रचना का समाज में उसकी स्वीकार्यता है। जब तक हम्म समाज आपकी रचना को स्वीकार नहीं करेगा तब तक के उस हम्म। पुरस्कार का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए बिल्कुल। जो मैं जनवादी कवियों का, जो जिसको बोलते हैं ना जन कवि, जनता के बीच में खड़े होकर कविता सुनाते हैं, हम्म। हमारे रमाशंकर यादव विद्रोही दिल्ली के जो कवि हैं, वो ऐसे सड़क पे कविता सुनाते थे, निधन हो गया उनका पिछले साल। वो जी जनता के बीच में जाके सुनाते थे, वो लोकप्रिय थे। वो होती कविता लोकप्रियता। हमारे बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के जी बिशंबर जी जी यादव मरहा, कोई नाम नहीं सुना होगा उनका, हमें जी। उनको जनकवि बोलता था, बिशंबर यादव मनहा। वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको लिखना आता ही नहीं था, उनको हम्म। लिखना नहीं आता था, उनके पास कविता लिखी हुई थी ही नहीं। उनको उनकी सारी कविताएं याद थी, और 2500 कवि सम्मेलन अटेंड किए उन्होंने। हम्म। बहुत बड़ी वो बात उनका है। पुरस्कार था, मैं उनको बहुत बिल्कुल मानता था। तो ऐसे बिल्कुल। ऐसे कवि होते हैं। जन जन के कवि, ये है जैसे पुरस्कारों कबीर का, हुआ करते थे। और जी दोनों बिल्कुल। फंक्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया। जी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा अभी अभी मैंने आपके बारे से जाना है कि आप में एक संग्रह करने की एक अद्भुत सी अनोखी सी चीजों का संग्रह आप करते हैं, जिसे आरक्यू कहा जाता है। तस्वीरें, पुस्तकें और सबसे ज्यादा आवाजें, आपके पास एक बहुत बड़ा संग्रह है। पुस्तकें तो हम आपकी देख ही रहे हैं, और पत्रिकाएं भी हम जान ही रहे हैं। ये क्या चीज है जो आवाजें किस तरह से आप संग्रह करते हैं? ये बड़ा आश्चर्य लगा जानकर। इसके ये विषय में कुछ बताएं। देखिए, इसका संबंध भी मेरे पुरातत्व के अध्ययन से है। जब मैं पुरातत्व की पढ़ाई कर रहा था तो उस समय उत्खनन कैंप में गए थे हम लोग। तो उत्खनन कैंप में जी। बहुत नई नई चीजें निकलती थी, मतलब पुरानी चीजें जो हमारे लिए हम्म। नई थी। जैसे कि इतना छोटा सा मिट्टी का बर्तन, तो जी मिट्टी का पात्र। हमारे दोस्त थे डॉक्टर अशोक त्रिवेदी, वो अभी दुनिया में नहीं रहे। तो वो जी हम लोग जी जी। तंबू में रहते थे। तो वो आपने शायद पढ़ा भी हो, एक पुरातत्ववेत्ता की डायरी में हाँ, जिक्र आपने किया। बताया था, तो एस्ट्रे के रूप में उन्होंने वो इस्तेमाल किया। उठा के ले आया उसको, उन्होंने एस्ट्रे बना ली उसकी। जी। तो डॉक्टर वाकणकर थे, उन्होंने डांटा, बोले तुम्हारे शौक बड़े रईसों के शौक है। तो क्यों? बोले 4000 साल पुरानी है ये ये एस्ट्रे आपकी, और लाखों में इसकी कीमत है। बिल्कुल। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि जो जो चीजें होती हैं, जो आर्काइव में जो चीजें होती हैं, जो रखी रहती भौतिक चीजें हैं, उनका जी कितना जी जी महत्व होता है, कितनी कीमती होती हैं। जी और जैसे जैसे समय बीतता है जैसे वैसे उनकी कीमत बढ़ती जाती है। जी। तो ये एक शौक तो मुझे उस समय था ही, कि 1975 की बात है। तो मैं कॉलेज में था उस समय। तो वो मेरे पिताजी दिल्ली गए थे किसी सेमिनार में या ट्रेनिंग में। बीएड जी कॉलेज में पढ़ाते थे उस समय, प्राध्यापक थे। तो वो कॉलेज के लिए एक टेप रिकॉर्डर लेके आए थे। उस समय एक चपटा हुआ सा टेप रिकॉर्डर आता था, वो फ्लैट जमीन पे रखने वाला, और जी PAROS का कुछ नाम था ऐसा।
पैरोस या कुछ, और उसके साथ उनके वो कुछ कैसेट्स लाए थे। वो कैसेट्स जी में आगरा बाजार हबीब तनवीर का नाटक था, और गिरीश कर्नाड का है वदन नाटक था। बहुत सुंदर सुंदर उसमें जो हमारे जो सांस्कृतिक कई चीजें हैं वो उनमें कलेक्शन था वो। तो वो जी सब मैंने सुना। फिर वो कॉलेज की धरोहर था, तो कभी कभी ले आते थे वो घर में सुनने के लिए हम लोग। तो जी पास में ही था बगल में कॉलेज। तो एक बार फिर एक कैसेट लेके आए, वो खाली कैसेट। बोले देखो अपन इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करके बताया उसको, 2 बटन दबाते थे सफेद रंग की, रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। और फिर मैंने उसके बाद वो कुछ कैसेट बड़ा महंगा आता था उस समय, बहुत जी महंगी चीज थी, और टेप रिकॉर्डर भी बहुत महंगी चीज थी। तो वो फिर उस कैसेट रिकॉर्डर को लेके फिर मैं इधर उधर जाने लगा। तो हमारे एक फुफेरे भाई हैं, नागपुर धंतोली में रहते थे, उनकी वो शादी में ले गया मैं। तो शादी में वो बारात चल रही है, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की, आवाज आ रही है, फिर वो पंडित जी बैठे हैं तो वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग की। फिर वो कुछ कुछ मजेदार चीजें उसमें होती थी, वो सब दृश्य। एक बार उनके ससुर जी बड़े नाराज हो गए, गुस्सा होकर कुछ गालियां दे रहे थे, तो वो रिकॉर्ड कर लिया। फिर वो बैतूल गए, तो हमारी दादी जो थी वो, ऐसे ही हम लोग बैठे भाई बहन सब, तो उनसे कुछ बोला आप कुछ सुनाओ। तो बोले क्या सुनाओ। मैंने कहा वो शादी में जो गाते हैं ना बन्ना गीत, बनने के लिए मेरे हरियाली बनने जी मेरे, जी वो उस तरह। तो उन्होंने एक गाना सुनाया, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते गए, वो रिकॉर्डर तो चला गया। फिर एक यहाँ पे आए दुर्ग में, तो हमारे एक दोस्त थे शरद शर्मा, तो उनके पास एक वो चौड़ा वाला पैनासोनिक का रिकॉर्डर था, उसको लेके फिर हम लोग घुमा करते थे। तो वहां पे माता जी के साथ गपशप हो रही, तो हमने बटन दबा दिया, तो हम 3 भाई बहन और माता जी की बातचीत वो रिकॉर्ड हो गई। फिर वो बहन की सहेली आई, तो उनके साथ अंताक्षरी खेल रहे हैं। तो ऐसे करके वो शौक लगा। जी फिर मैंने वो एक छोटा रिकॉर्डर, छोटा टेप रिकॉर्डर रायपुर से खरीदा था उस समय। तो उसको उसमें फिर रिकॉर्डिंग शुरू की। तो मैं साहित्यिक कार्यक्रम में जाता, तो जैसे डॉक्टर प्रमोद वर्मा का भाषण हो रहा है, तो उसको मैंने कैसेट में रिकॉर्ड किया। और ऐसे, या फिर एक और चीज हुई कि जैसे किसी, अब फोन पे बातचीत कर रहा हूँ, तो मुझे मुझे लग रहा है कि फोन पे हो गया ना, सर आपसे मुझे इंटरव्यू लेना है या कविता सुननी है। तो अब इंटरव्यू लेने के जी लिए सामने बैठना पड़ेगा आपको, जी और टेप रिकॉर्डर रखिए आप, तब आप रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो फिर वो ये मतलब 2008 में फिर मेरा फोन आया। तो नहीं, 2008 में नहीं, 1998, 1998। तो वो फोन जो इंस्ट्रूमेंट में लिया, उसमें एक स्पीकर का बटन होता था, तो उससे फोन से बाहर आवाज आती थी। तो मैं बात करता था, और वो स्पीकर पे फिर छोटा सा टेप रिकॉर्डर रख के कहता था सर कविता सुनाइए। या कुछ सवाल किया तो उसमें रिकॉर्ड कर लेता था। जी तो जी ऐसे ऐसे वो शौक मुझे लगता गया आवाजों को रिकॉर्ड करने का। और फिर वो, जी फिर बाद में तो उस तरह से किया। फिर बाद में तो मोबाइल आने के बाद तो खैर बहुत सुविधा हो गई रिकॉर्डिंग की, और कई तरह की चीजें करने जी की। जी लेकिन ये मुझे जी मतलब जी समझ लीजिए कि बचपन से ये शौक लगा। और बिल्कुल अद्भुत ऐसा करते शौक है करते ये। करते करते फिर मैंने साहित्यकारों की आवाजें तो रिकॉर्ड की ही, मित्रों की आवाजें जी रिकॉर्ड की, कुछ बातचीत है, कुछ कविता पाठ हम्म। है, कुछ इंटरव्यू है, कुछ इस तरह से। तो वो करते करते फिर मुझे लगा कि इन सब की बातें तो होती हैं, आकाशवाणी के पास तो सारे साहित्यकारों की आवाजें हैं, उनकी प्रस्तुतियां हैं। जी लेकिन जी हमारे जी जीवन में जो है, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाजों को कोई जानता नहीं है। तो घर के बिल्कुल लोग, मेरे परिवार के लोग, वो सबकी आवाजें मैंने जी रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। जी तो जी उससे एक मेरे पास एक बड़ा एक संकलन तैयार हो गया। फोटोग्राफ्स जी का एक बहुत मैंने सुंदर आर्काइव तैयार किया। जैसे जी मैंने अपने, मेरे पास डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप में फिर मैंने वो सिस्टम बनाया कि फोल्डर्स बनाए, जी सबके नाम के फोल्डर बनाए। जैसे अब मुझे किसी की कोई फोटोग्राफ्स या रचना इकट्ठी करनी है, तो मैंने उनके नाम का फोल्डर बना दिया। जी जी साहित्यकार, जी अब साहित्यकार में हम्म। मैंने साहित्यकार इंडिया, पूरे देश के लोग। फिर दूसरा फोल्डर है साहित्यकार मध्य प्रदेश, उसमें एमपी के लोग। तीसरा है साहित्यकार छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के सारे लोग एक वो बना जी दिया। फिर मैंने ग्रुप्स के हिसाब से कुछ बनाए फोल्डर्स की, ग्रुप्स में जो जो सामग्री है मैं उसको जी टेक्निकली, मतलब मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ कि वो फिर मैं व्हाट्सएप वेब के माध्यम से डेस्कटॉप पे चला के उससे पूरी कॉपी करके जी अपने उसमें फोल्डर में डाल देता हूँ। जी। आवाजें बहुत जो बढ़िया रिकॉर्ड सर। होती है मोबाइल में उसको मैं आ, ट्रांसफर एक करके उसको एक श्रृंखला में बिल्कुल। बना लेता हूँ। और मेरे कंप्यूटर में 1000 GB की हार्ड डिस्क जी है। जी जी उसमें बहुत सारी सामग्री आ जाती है। तो वो फिर मैं उसको अपग्रेड भी करता गया धीरे धीरे। वो डाली, फोटोग्राफ डाली। तो ऐसे मैंने जी जी एक फोटोग्राफ्स का बैंक है एक। अब कई बार ऐसा होता है कि वो जैसे भिलाई में हमारे एक वरिष्ठ साहित्यकार थे त्रिलोकीनाथ क्षत्रिय जी, वो नहीं जी है दुनिया में। तो उनका निधन हुआ। तो जैसे ही उनका निधन हुआ तो हमारे एक जी वरिष्ठ मित्र हैं अशोक सिंघई, वो भी अभी 2 साल पहले निधन हो गया उनका। तो जी उन्होंने कहा कि भाई वो त्रिलोकीनाथ जी की फोटो है क्या तुम्हारे पास? उनकी फोटो ही नहीं है किसी के पास। मैंने तुरंत अपने फोटो निकाल के उनको भेजी। फिर उन्होंने उसको क्रॉप किया, उसको आप फिर वो प्रिंट बिल्कुल। वाले को दिया, कंप्यूटर प्रिंट से अच्छा बड़ा प्रिंट बना के फिर तुरंत उसकी श्रद्धांजलि सभा जी की हमने। तो घर के लोग भी बोले जी कि जी भाई ये तो बड़ा अद्भुत काम हो गया, अचानक कोई दुनिया से बिल्कुल। चला जाए कुछ। तो तब भी मुझे लगा कि नहीं, कुछ चीजें ये होती हैं जो जरूरी होती हैं। तो ये जी संग्रह का जो काम है, उस तरह से मैं चुपचाप करता रहा। हालांकि अब ये बात उजागर हो गई है, कई लोगों को मालूम हो गया है। जी जी लेकिन जी मैं उसको धीरे धीरे करता रहा और मुझे अच्छा लगता है। और एक अच्छी बात आपको बताता हूँ, मतलब आपको अच्छा जी। लगेगा जान के कि जब वो अपने घरों में धार्मिक चीजें बहुत सारी होती हैं, तो मैं हम्म। दिवाली के समय जब अपने घर जाता था माता पिता के यहाँ, तो वो मैं रिकॉर्डर लेके जाता था, टेप रिकॉर्डर। तो जैसे दिवाली में जब गपशप हो रही है, पटाखे फूट रहे हैं, और वो जी दिया जी जल रहा है, आरती हो रही है, तो वो सब चीजें मैं रिकॉर्ड कर लेता था। जी मतलब अच्छा अच्छा, आधा आधा घंटे की रिकॉर्डिंग है। मेरी बिटिया छोटी है, उससे हमारे पापा पूछ रहे हैं, मतलब उसके दादा पूछ रहे हैं कि तुम बताओ तुमको दिवाली में क्या करना अच्छा लगता है? तो बोलती फुलझड़ी जलाना। वो छोटी सी बच्ची है, उसकी आवाज आ रही है। अभी तो वो काफी बड़ी, वो शादी हो गई उसकी 29-30 साल। तो जी 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 वो दिवाली का जैसी समय आता है तो दिवाली के दिन हमारे घर में वो पुराना कैसेट बजता है। अच्छा हाँ, एक और चीज वाह। बताता हूँ कि वो सारी चीजें मैंने हम्म। कैसेट में रिकॉर्ड की। जी। लेकिन अब तो कैसेट जो है वो क्या कहते हैं कि बंद हो बड़ी गई। पुरानी बात हो गई। हालांकि मेरे घर में अभी भी जी कैसेट है। देखिए आपको ये दिख रहे हैं कैसेट आपको एक? जी जी बिल्कुल। वो देखिए पूरे ये 400 कैसेट रखे हुए हैं। जी जी तो ये सारे के सारे कैसेट अभी भी मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। लेकिन मैंने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से जी वो जो जरूरी कैसेट थे, जिनमें बातें थी, जिनमें इंटरव्यूज थे, कविताएं थी, उन सबको मैंने डिजिटली कन्वर्ट कर दिया। वो जी सब चीजें कंप्यूटर में है। उसकी ऑडियो क्लिप्स बन गई, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं उसको। तो वो सारी चीजें, चूंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमको उसका उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल ये सब बिल्कुल। मैंने उसको उस तरह से तैयार कर लिया, बना बहुत लिया। बहुत अद्भुत बस। संग्रह है ये। और बड़ा जी। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और प्रश्न तो मेरे बहुत हैं, लेकिन समय हमारे पास सीमित है। और जी जी। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, धागा विमर्श का मंच से को आप कैसे देखते हैं? अभी उत्सव मनाया जा रहा है, धागा विमर्श के मंच के लिए आपके विचार जानना चाहेंगे। ये एग्जैक्टली आखिरी प्रश्न है। मैं जी धागा विमर्श का मंच जब से इसकी स्थापना हुई 2016 से, तब से मैं धागा विमर्श का मंच से जुड़ा हूँ। और सबसे अच्छी बात है धागा में कि इसमें बहुत अनुशासन है। मैं कई कई ग्रुप से जुड़ा, बहुत सारे ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पर जो जो धागा के जो एडमिन है, शांडिल्य सौरभ, इन्होंने जो अनुशासन का पालन सबके सामने रखा कि इस ग्रुप में अनर्गल बातें नहीं होंगी, वीडियोस नहीं डाले जाएंगे, फोटोग्राफ्स नहीं डाले जाएंगे, कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले औपचारिक मैसेज नहीं किए जाएंगे। और उसकी जगह विशुद्ध साहित्य, साहित्य पर चर्चाएं, परिचर्चाएं,
जो हमारे बड़े बड़े लेखक हैं उनकी रचनाएं, ये सब चीजें और उन पर चर्चा, ये सारी चीजें उसकी विशेषता है। और आज तक धागा विमर्श का मंच अपने उस स्तर से नीचे नहीं आया। यानी लेजर टाइम जिसको हम बोलते हैं कि चलो कभी कभी छुट्टी का दिन है, इस दिन हम थोड़ी सी मनमानी कर लें, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे कोई दिन हो, सारे दिन वो अनुशासन बना रहता है। और उसके कारण यहाँ पर हमारे जो धागा के जो सदस्य हैं उनको बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ने को मिली। उस मंच से काफी लोग जुड़े। ये भी है कि कुछ अवांछित लोग भी जुड़े, लेकिन वो भी समय के साथ साथ हट गए, अलग हो गए, लेकिन वो अनुशासन बना रहा। देखिए ये तो दुनिया है, यहाँ पर दुनिया में भी ऐसा होता है कि जो अवांछित लोग होते हैं, जिनका कोई निहित स्वार्थ होता है या निजी स्वार्थ होता है, ऐसे लोग हटते जाते हैं। आपने संगठन की बात की थी, संगठन की भी यही विशेषता होती है कि संगठन में पहले लोग अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। उनको लगता है कि उनको कोई पुरस्कार मिल जाएगा, उनकी रचना को कोई बैकअप मिल जाएगा, कोई बड़ा कवि उनको रातों रात महाकवि घोषित कर देगा, उनकी ऐसी समीक्षा की जाएगी जिसके लायक उनकी रचना है नहीं। इन सारे स्वार्थों से संगठन में लोग जुड़ते हैं। लेकिन जब उनको जो अच्छा संगठन होता है और जहां पर ये सारी चीजें नहीं होती, उन संगठनों में वे लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं। एक न एक दिन उन्हें वो संगठन छोड़कर जाना होता है, और वो उनकी इच्छाएं फिर वहां से क्या, वो कहीं से भी पूरी नहीं होती। क्योंकि मैंने जो कहा आपसे कि जब तक रचना में शक्ति नहीं होगी, जब तक आपकी अभिव्यक्ति, आपकी प्रस्तुति में शक्ति नहीं होगी, तब तक आपकी रचना का कोई महत्व नहीं है और रचनाकार का कोई महत्व नहीं है। तो धागा विमर्श का मंच एक संगठन की तरह ये काम कर रहा है और बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अभी धागा के वार्षिकोत्सव के समय ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं धागा के संचालकों को, तकनीकी सदस्यों को और उससे जुड़े सारे रचनाकार सदस्यों को, और उन लोगों को भी जो भविष्य में इस संगठन में शामिल होंगे, और उन लोगों को भी जो इस संगठन में आज नहीं है, किसी कारणवश छोड़कर जा चुके हैं, उन सभी को बधाई बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। आपने आज की जो वार्ता हुई बहुत ही सहज और बहुत ही सरलता से हमें अपने बारे से, साहित्य के बारे से और समय, समाज और संस्कृति में आपकी जो साहित्यिक योगदान है उसके बारे से हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, ये था हमारी और रूपेंद्र राज तिवारी की और शरद कोकाश जी की बातचीत। 7:30 बजे हम इसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं रचना पाठ के क्रम में, जिसमें प्रभा मुजुमदार जी, खुदेजा खान जी, प्रदीप कांत जी, असमुरारी नंदन मिश्रा जी और डॉक्टर मीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।